बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप लोग सारे खैर वफियत से होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन और शाइन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की एक मेन बुक डीसी मशीन एंड बैटरीज़ उसका कोर्स मुकम्मल करने चाह रहे हैं। उसका पहला जो चैप्टर है उसका कोर्स मुकम्मल हो रहा है, यानी कि उसके जो जितने भी टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको हमने लाजमी तौर पर डिस्कस कर लिया है। आप हर वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। आप वन बाय वन लेक्चर बाय लेक्चर आप इनको लाजमी तौर पर पूरी वीडियो को लाजमी देखा करें, ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर जो है वो आपको समझ आ जाए। क्योंकि हम ये जो स्टडी प्रिंसिपल होता है एक चैप्टर को समझने का, उस चैप्टर में आप देखते हैं कि टॉपिक एक दूसरे टॉपिक के साथ जो है वो लिंक कर रहा होता है, यानी कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ किस तरह से लिंक कर रहा होता है, क्योंकि हम जो टॉपिक छोड़ रहे होते हैं उसकी एक नई जो किस्म है उसको आगे से शुरू कर रहे होते हैं। तो ये इंजीनियरिंग के अंदर भी आप देखते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के अंदर भी, आप सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जहाँ पर भी आप देखेंगे तो हर एक अमल को और उसकी वजाहत को टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस किया जाता है। जिस तरह कि आपके इस पहले चैप्टर में बुनियादी डीसी मशीन्स का जिक्र था, और बुनियादी डीसी मशीन से मुराद यहाँ पर मोटर और जनरेटर, डीसी मोटर और जनरेटर का तस्करा किया जा रहा है, जिनके और उनके अंदर जो इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स हैं और उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो रूल कवानीन हैं उनको हमने डिस्कस किया वन बाय वन। और फिर हमने इसकी बनावट देखी कि एक बुनियादी डीसी मशीन की बनावट कितनी होती है, जो टोटल 11 पार्ट्स के ऊपर भी डिपेंड होती है, और उसके ऊपर जो मज़ीद आप हफाजत के ज़िम्मे के लिए पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो उनमें इजाफा हो सकता है। लेकिन जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए वन बाय वन, उसकी इनकी लिस्ट भी बनाई हमने। उसके अंदर एक मेजर जो हिस्सा है वो मेजर हिस्सा उसका जो आर्मेचर है, जो आर्मेचर अगर ना हो जनरेटर के अंदर, या आर्मेचर वाइंडिंग की फील्ड ना हो तो फिर हम जनरेटर से पावर हासिल नहीं कर रहे। तो उसके सवाल पैदा होता है कि आर्मेचर क्या चीज़ है। आर्मेचर जनरेटर के अंदर वो जो घूमने वाला हिस्सा होता है ना, जो जनरेटर के अंदर घूमकर फ्लक्स को, मकनातीसी फ्लक्स को कता करता है तो ईएमएफ पैदा होती है, और वो कता करने वाला जो घूमने वाला हिस्सा है वो आर्मेचर कहलाता है। तो आर्मेचर, सिंपल आर्मेचर जो है उसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो सिंपल एक रूटर होता है। जब रूटर के ऊपर आप पत्रियों को चढ़ा देते हैं, और पत्रियां भी जो है वो बिल्कुल आपस में मिलती हैं, एक दूसरे से इलेमिनेटेड होती हैं, यानी कि एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं। जब वो आपस में मिलती हैं तो एक लंबी नालियों की शक्ल बन जाती है। तो उन नालियों में हमने कंडक्टर्स को यानी कॉइलों को वाइंड करना होता है। तो कॉइलों के वाइंडिंग करने के तरीके हमने और उनके कनेक्शन करने के तरीके हमने डिस्कस किए। तो आर्मेचर वाइंडिंग, और फिर वाइंडिंग की इकसाम, फिर वाइंडिंग की इकसाम की आगे इकसाम जो है वो हमने डिस्कस की। आर्मेचर वाइंडिंग की इकसाम दो हैं, यानी लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो इसी तरह उन दोनों की भी दो इकसाम मौजूद हैं, यानी लैप वाइंडिंग की भी एक किस्म है सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग। इसी तरह सादा वेव जो है वाइंडिंग, उसकी भी सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग हमने वन बाय वन कनेक्शंस तरतीब को बड़े एहसन तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। कि फिर हमने पोल पिच को देखा, एवरेज पिच को देखा, ठीक है जी, और फ्रंट पिच को देखा, बैक पिच को देखा। पिचेस से मुराद ये है फासला जो कि एक कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर के दरमियान, एक कम्यूटेटर सेगमेंट का दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट के दरमियान, और एवरेज पिच यानी कि पोल पिच के बराबर होती है कि एक पोल के सामने कितने कंडक्टर्स का फासला मौजूद होगा। तो हमने वन बाय वन जो है उनको डिस्कस किया। अब लास्ट पे, इस चैप्टर के लास्ट के ऊपर, जो कि बुनियादी डीसी मशीन्स एक चैप्टर है, इसके लास्ट के ऊपर हमने जो मेजर पार्ट आपका आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर इस्तेमाल होने वाली दो किस्म की वाइंडिंग, यानी वेव वाइंडिंग और जो है वो लैप वाइंडिंग, उनके दरमियान हमने मुआजना जो है, उनके दरमियान कंपैरिजन जो है, इनमें क्या फ़र्क है दोनों वाइंडिंग में और इनके इस्तेमालात में क्या फ़र्क है, उसको हमने ज़हन में रखना है। मैंने आपके सामने एक टॉपिक आपके सामने मेंशन किया है कि कंपैरिजन बिटवीन लैप एंड वेव वाइंडिंग। तो लैप और वेव वाइंडिंग के दरमियान जो फ़र्क है वो मैंने टोटल बराबर 9 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किया है। जो मेजर उसके 9 पॉइंट्स हैं जो मालूम होना बहुत ज़रूरी हैं, उन 9 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है कि इनके
जो इस्तेमालात हैं और इनकी जो वर्किंग है इनमें फ़र्क है, इनके जो कंपैरिजन जो पॉइंट्स हैं उनमें आपको वाज़िया नज़र आ जाएगा। तो हम अब शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से कि लैप और वेव वाइंडिंग में क्या फ़र्क है। लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, उसके कनेक्शन तरतीब भी आपने देखा वो भी डिफरेंट थी। इसी तरह ये जो वेव वाइंडिंग है इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और इसकी जो कनेक्शन तरतीब थी वो भी डिफरेंट थी। हम पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं, इन दोनों के दरमियान मुआवजना कैसे किया जाता है। नंबर 1 पे देखें, पोलों की तादाद के बराबर रास्ते होते हैं लैप वाइंडिंग में। तो ये सादी सी बात है, हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि जितने पोल होंगे उतने ही उसके अंदर करंट गुजरने के रास्ते होंगे और उतने ही उसके अंदर कार्बन ब्रशेस की तादाद मौजूद होगी। यानी ये लैप वाइंडिंग जो है ये एक मल्टी सर्किट वाइंडिंग है। पोलों की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो इसके अंदर करंट गुजरने के रास्ते भी बढ़ते जाएंगे। ये थी लैप वाइंडिंग की पहले पॉइंट की डिस्कशन, यानी पोलों की तादाद के बराबर करंट गुजरने के रास्ते मौजूद होते हैं। लेकिन इसके बरक्स आप देखते हैं वेव वाइंडिंग के अंदर पोलों की तादाद के कता नज़र जो है वो रास्ते होते हैं करंट गुजरने के। वो कितने होते हैं? 2, ये मेंशन किए हैं। इसमें जितने पोल होंगे उतने रास्ते, इसमें पोलों की तादाद चाहे 4 हो चाहे 8 हो, लेकिन करंट गुजरने के रास्ते सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं? जो है वो 2 होते हैं वेव वाइंडिंग के अंदर। तो ये फ़र्क आ गया एक पहले पॉइंट का इसके अंदर। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी ये आपके सामने है कि 2 गुना और 3 गुना वाइंडिंग करने से रास्ते भी क्या हो जाते हैं? 2 गुना और 3 गुना हो जाते हैं। तो इस ये भी एक पॉइंट बड़ा मेजर है कि लैप वाइंडिंग में आप वाइंडिंग 2 गुना करते जाएं, कंडक्टर्स बढ़ाते जाएंगे, कंडक्टर्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे, तो इसी तरह वाइंडिंग की तरतीब में भी इजाफा होता जाएगा और वाइंडिंग की तरतीब में इजाफा होता जाएगा तो करंट गुजरने के रास्तों में भी क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा। तो इसी वजह से इस वाइंडिंग को 2 गुना और 3 गुना करेंगे तो करंट गुजरने के रास्ते भी 2 गुना और 3 गुना हो जाते हैं। ये है लैप वाइंडिंग के अंदर। अब हम इसके अंदर मुआवजना करते हैं कि लैप वाइंडिंग में 2 गुना और 3 गुना है, लेकिन वेव वाइंडिंग में क्या है कि 2 गुना या 3 गुना वाइंडिंग करने से, क्योंकि करंट गुजरने के रास्ते इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर क्योंकि करंट गुजरने के रास्ते बराबर हैं, तो इस वजह से बराबर हैं तो 2 गुना 3 गुना वाइंडिंग करेंगे तो रास्ते भी 2 गुना 3 गुना हो जाएंगे, तो क्योंकि बराबर हैं। इसी तरह यहाँ पर फ़र्क क्या आ गया कि 2 गुना या 3 गुना वाइंडिंग करने से क्या फ़र्क आएगा, क्योंकि इसमें करंट गुजरने के रास्ते कितने हैं? 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 रास्ते हो गए। 3 गुना वाइंडिंग की तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए रास्ते? 6 रास्ते हो गए। यानी 2 रास्ते हैं मुकम्मल किए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 रास्ते हो जाते हैं, और 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 को तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 रास्ते हो जाते हैं। तो 2 गुना और 3 गुना वाइंडिंग में 2 गुना वाइंडिंग करने से वेव वाइंडिंग के अंदर 4 रास्ते होते हैं, 3 गुना वाइंडिंग करने से वेव वाइंडिंग में जो है वो 6 रास्ते करंट गुजरने के हो जाते हैं। ये फ़र्क आ गया आपके सामने दूसरे पॉइंट में, आपको वाज़िया है लैप और वेव वाइंडिंग का। तो अब हम जिक्र कर रहे हैं तीसरे पॉइंट का। तीसरे पॉइंट में आप देखते हैं कि तमाम रास्तों के वोल्टेजेस किसके बराबर हैं? टोटल वोल्टेजेस के। यानी ये एक ऐसी वाइंडिंग है जिसमें जो जितनी भी वाइंडिंग के कंडक्टर्स हैं और जितनी भी तरतीब है, उन तमाम तरतीब और वाइंडिंग्स और कंडक्टर्स में गुजरने वाले जो वोल्टेजेस होते हैं वो टोटल वोल्टेजेस के बराबर होते हैं। यानी कुल वोल्टेजेस के जितने भी रास्ते हैं उन तमाम रास्तों में गुजरने वाले जो वोल्टेजेस हैं वो सर्किट के कुल वोल्टेजेस के बराबर होते हैं। तो सेम एज इट इज इसमें भी आप देखते हैं कि तीसरे पॉइंट में भी ये मेंशन है कि टोटल वोल्टेजेस हैं वो क्योंकि 2 रास्ते हैं तो दोनों रास्तों के वोल्टेजेस में गुजरने वाले वोल्टेजेस के बराबर हैं। इसके क्योंकि रास्ते ज़्यादा होते हैं तो ये तमाम रास्तों के वोल्टेजेस कुल वोल्टेजेस के बराबर हैं। इसमें रास्ते 2 हैं तो इस वजह से मेंशन है कि वोल्टेज 1 और वोल्टेज 2 यानी 2 रास्तों के जो गुजरने वाले वोल्टेजेस हैं वो टोटल वोल्टेजेस के बराबर हैं। आगे हम पॉइंट नंबर 4 पे डिस्कस कर लेते हैं, यानी IT इज इक्वल टू ऑल वेज करंट। यानी ये जो टोटल जो तमाम करंट्स हैं ना, गुजरने वाली तमाम रास्तों के करंट्स के मजमूए के बराबर होगी।
यानी फॉर एग्जांपल वो रास्ते कितने हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 5 रास्ते हैं तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस एंड I5, यानी ये 5 रास्तों की करंट जो होगी वो टोटल करंट के बराबर होगी। यानी इसमें करंट गुजरने के रास्ते लैप वाइंडिंग में ज़्यादा होते हैं, तो जितने भी रास्ते हैं, जिन रास्तों में भी करंट गुजर रही है, उन तमाम करंट्स को हम जमा करते हैं तो हमें टोटल करंट हासिल होती है लैप वाइंडिंग की। अब इसमें क्या के फ़र्क है वो ये आप देखते हैं, ये आपको चौथे पॉइंट में है कि इसमें क्योंकि 2 रास्ते हैं करंट गुजरने के, तो इसमें I1 प्लस I2 यानी दोनों करंट्स को जमा किया, तो दोनों रास्तों की करंट्स को जमा करने के बाद हमें टोटल करंट हासिल हुई। क्योंकि इसमें करंट गुजरने के 2 रास्ते हैं तो हर रास्ते में जो करंट होगी वो निस्फ गुजरेगी, यानी एक रास्ते में। अब टोटल करंट फॉर एग्जांपल कितनी है, मैं मिसाल देता हूं कि इस पॉइंट में टोटल करंट आई है 4 एम्पेयर। अब 4 एम्पेयर में अब 2 रास्तों में अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 4 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2। तो इसका मतलब है कि हर रास्ते में 2 एम्पेयर करंट गुजरेगी। टोटल करंट इन दोनों की जमा करने के बाद 4 हासिल हुई है, लेकिन 2 रास्ते हैं तो हम दोनों रास्तों में करंट को डिवाइड करते हैं तो हर रास्ते में 2 एम्पेयर करंट गुजरेगी। तो ये था आपका चौथा पॉइंट। अब हम 5वें पॉइंट पर आते हैं जी। ये बड़ा एक मेजर पॉइंट है कि इससे हमें अंदाज़ा होता है कि इन सर्किट्स को किन वोल्टेजेस और करंट पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी इन वाइंडिंग्स को। सबसे पहले हम लैप वाइंडिंग का जिक्र कर लेते हैं। लैप वाइंडिंग में हम क्या देखते हैं कि इस वाइंडिंग में क्योंकि करंट गुजरने के रास्ते बहुत ज़्यादा होते हैं और मतवाजी रास्ते होते हैं, इसमें भी मतवाजी रास्ते हैं और इसमें भी मतवाजी रास्ते हैं। तो मतवाजी रास्ते हैं करंट गुजरने के, तो इसका मतलब है कि हम इसको बहुत ज़्यादा करंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कम वोल्टेज पर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी लैप वाइंडिंग ऐसी वाइंडिंग्स होती हैं जिनको ज़्यादा करंट और कम वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके जो बरक्स है वो यहाँ पर वेव वाइंडिंग है। यानी यहाँ पर वेव वाइंडिंग में क्या है कि इस वाइंडिंग में क्योंकि करंट कम गुजर रही होती है, क्योंकि करंट गुजरने के रास्ते सिर्फ 2 हैं, लेकिन वोल्टेज जो है वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसमें इस वाइंडिंग को ज़्यादा वोल्टेज और कम करंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये मेन फ़र्क आप ज़हन में रखिएगा। लैप वाइंडिंग ज़्यादा करंट के लिए, वेव वाइंडिंग कम करंट के लिए। लैप वाइंडिंग कम वोल्टेजेस के लिए, वेव वाइंडिंग ज़्यादा वोल्टेजेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये पॉइंट इस बात की वाज़ह फ़र्क को जो है ना वो ज़ाहिर कर रहा है। आगे पॉइंट नंबर 6 पे आप देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 पर फ्रंट पिच और बैक पिच, यानी YF, F से मुराद फ्रंट, Y से मुराद पिच है और B से मुराद बैक है। फ्रंट पिच और बैक पिच जो होती है वो तादाद में होती है। यानी ये जो लैप वाइंडिंग है ना, इसमें जो फ्रंट पिच और बैक पिच होती है वो तादाद में, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारे पास तादाद है। ठीक है, इसी तरह बैक पिच भी इसी तरह ही होगी। ठीक है, वो आगे तादाद में आगे बढ़ती चली जाएगी। और ये क्योंकि तादाद में होती है, फ्रंट और बैक पिच एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं और इनके दरमियान 2 का फ़र्क होता है। यानी फ्रंट और बैक पिच तादाद पर मुश्तमिल होती है और इनके दरमियान ये एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं और इनमें दोनों के दरमियान 2 का फ़र्क पाया जाता है। ये फ्रंट और बैक पिच के अंदर, यानी एक फ्रंट पर कंडक्टर्स के दरमियान फासला और बैक पर कंडक्टर के दरमियान फासला किस तरह से रखा जाता है। अब आ जाते हैं इसी के छठे पॉइंट पर कि वेव वाइंडिंग में क्या फ़र्क होता है। वेव वाइंडिंग में ये होता है कि एवरेज जो पिच वैल्यू है वो फ्रंट पिच और बैक पिच के क्या होती है, बराबर होती है। ये तादाद पर होते हैं, लेकिन ये इनका रुख क्योंकि एक ही रास्ते में होता है, एक ही तरफ होता है। वेव वाइंडिंग का रुख फ्रंट और बैक पिच सबका एक ही रुख पर होता है, इस वजह से ये जो हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं और ये एवरेज फ्रंट और बैक पिच ये सारी एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब आ जाते हैं हम 7वें पॉइंट पर। 7वें पॉइंट पर रिजल्टेंट पिच में फ़र्क है। इस लैप वाइंडिंग के अंदर जो रिजल्टेंट पिच है वो जनाब होती है YR इज इक्वल टू YF माइनस YB, यानी कि फ्रंट पिच और बैक पिच के फ़र्क के बराबर है। रिजल्टेंट पिच जो होती है लैप वाइंडिंग में फ्रंट पिच और बैक पिच के फ़र्क के बराबर होती है।
ये फ़र्क। और आगे इसके बरक्स जो होता है ये आप देख रहे हैं 7वें पॉइंट पर, वेव वाइंडिंग के अंदर ये दोनों का मजमूआ होता है। लैप वाइंडिंग में फ्रंट और बैक पिच को माइनस किया जा रहा है, वेव वाइंडिंग में फ्रंट और बैक पिच को आपस में जमा किया जाता है। जिस तरह कि हमने लास्ट जो है वो कनेक्शन तरतीब के अंदर भी देखा कि हम फ्रंट पिच पर भी जमा कर रहे थे वैल्यू को, और जनाब बैक पिच पर भी हम जमा कर रहे थे। तो रिजल्टेंट पिच जो है वो फ्रंट पिच और बैक पिच के मजमूए के बराबर है। 7वें पॉइंट को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं 8वें पॉइंट को। तो 8वें पॉइंट पे आप देखते हैं कि हर आर्मेचर पर ये की जा सकती है, सेगमेंट चाहे जितने भी हों, यानी सेगमेंट्स की तादाद आप ज़हन में रखिएगा कि हमेशा कंडक्टर्स की तादाद की निस्फ होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर कंडक्टर्स जो है वो 24 हैं, 24 कंडक्टर हैं, तो उनके सेगमेंट्स की तादाद 12 होगी। अगर 30 कंडक्टर्स हैं तो आर्मेचर के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो सेगमेंट्स हैं, जो उसके कामोटेटर सेगमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा निस्फ रखे जाते हैं कंडक्टर्स की तादाद के। उसकी वजह क्या होती है कि दो कंडक्टर्स जहाँ पर मिलते हैं वो एक पॉइंट बन जाता है। तो इसका मतलब है कि हम जो 24 है अगर उसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 12। तो इसका मतलब ये है कि हाफ हो गया, 24 का हाफ है तो निस्फ, यानी जितने कंडक्टर्स हैं उनकी आधी तादाद जो है होती है वो कामोटेटर्स की होती है। तो यहाँ पर क्या है हर आर्मेचर पर ये नहीं की जा सकती, हर आर्मेचर पर की जा सकती है सेगमेंट्स चाहे जितने भी हों। इस लैप वाइंडिंग की ये खसूसियत है कि ये हर आर्मेचर पर की जा सकती है, चाहे सेगमेंट्स उस आर्मेचर के कामोटेटर के जितने भी हों, जितने ज़्यादा भी हों, वो जो वाइंडिंग है वो उसका काम सरंजाम दिया जा सकता है। लेकिन इसके बरक्स जो है इसमें क्या फ़र्क है कि ये हर आर्मेचर पर नहीं की जा सकती। वेव वाइंडिंग हर आर्मेचर पर नहीं की जा सकती, ये सिर्फ उन आर्मेचर्स पर की जाती है जिन पर जो वाइंडिंग तरतीब होती है वो जुफ्त अदाद पर होती है। यानी वाइंडिंग तरतीब जो होगी वो जुफ्त अदाद पर या जुफ्त वाइंडिंग तरतीब पर होगी, उन आर्मेचर पर की जा सकती है। हर आर्मेचर पर हम इसको नहीं कर सकते। ये वेव वाइंडिंग का और लैप वाइंडिंग का फ़र्क है। यानी ये हर आर्मेचर पर की जा सकती है लैप वाइंडिंग, लेकिन वेव वाइंडिंग जो है वो हर आर्मेचर पर नहीं की जा सकती। ये था उसका 8वां पॉइंट। और अब ये लास्ट पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी की बदौलत हम कनेक्शन तरतीब जो है वो तरतीब देते हैं। ये आपके सामने है कि यहाँ पर है YR यानी रिजल्टेंट पिच जो है, ठीक है, इसको हम रिजल्टेंट पिच भी कह सकते हैं और एवरेज पिच भी कह सकते हैं। यानी ये YB प्लस YF/2 ये पोल पिच के भी बराबर होती है, जिसका फार्मूला आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, यानी Z/P। ये एक फार्मूला जिसको हम कनेक्शंस को तरतीब देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी हम बैक पिच और फ्रंट पिच को जमा करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पोल पिच हासिल हो जाएगी, यानी जो पोल्स के सामने कंडक्टर्स की तादाद होगी। अब इसमें इसके कता नज़र ये फार्मूला जो कि हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंदर, पोल पिच जो होती है वो किसके बराबर होती है, Z कंडक्टर्स की तादाद प्लस माइनस 2/P। 2 के साथ इसको प्लस और माइनस क्यों किया है, क्योंकि इस वेव वाइंडिंग में करंट गुजरने के कितने रास्ते होते हैं, 2 रास्ते। तो इन 2 फार्मूलों को मद्देनजर रखते हुए भी आपको फ़र्क वाज़ह नज़र आ जाएगा कि रास्तों की तादाद, पोलों की तादाद, ठीक है जी, और फिर वाइंडिंग 2 गुना और 3 गुना करके हमने डिस्कस किया। फिर रास्तों के वोल्टेजेस, टोटल वोल्टेजेस, यहाँ पर 2 रास्ते हैं तो इसका मतलब है दोनों रास्तों के वोल्टेजेस हैं। और यहाँ पर करंट्स जो हैं वो तमाम रास्तों की करंट्स के मजमूए के बराबर है। इसमें क्योंकि 2 रास्ते हैं तो दोनों करंट्स के मजमूए के बराबर है। और फ़र्क क्या है कि हर रास्ते में निस्फ करंट गुजर रही होगी। तो ये सर्किट जो है वो ज़्यादा करंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये सर्किट जो है वो कम करंट के लिए, ये सर्किट जो है वो कम वोल्टेजेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये सर्किट जो है वो ज़्यादा वोल्टेजेस के लिए। इसमें जो है वो आप देख रहे हैं कि फ्रंट और बैक ताक में होती है, एक दूसरे के मुखालिफ, और 2 का फ़र्क होता है। इसमें क्या है कि ये सारी जो पिचेज़ हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि इनका रुख एक तरफ होता है। तो आगे जनाब ये रिजल्टेंट पिच जो है वो फ्रंट और बैक के फ़र्क के बराबर है। इसमें फ्रंट और बैक का मजमूआ लिया जाता है। हर आर्मेचर पर नहीं की जा सकती, ये हर आर्मेचर पर की जा सकती है। ये वाज़िया तौर पर 1 बाय 1 हमने स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लिया है, मैंने आपको रिवाइज़ भी कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सीखा होगा।
आप अल्हम्दुलिल्लाह एक चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं। इसको आप अच्छी तरीके से 1 बाय 1 लेक्चर बाय लेक्चर इसको टॉपिक बाय टॉपिक आप लाजमी तमाम वीडियोस को एक दफ़ा लाजमी देखिएगा। इसमें बेहतरीन टॉपिक्स वो हैं जो कि आपकी डीसी मशीन्स, बुनियादी डीसी मशीन्स के साथ लिंक करते हैं और इनका इल्म होना आपको बहुत ज़रूरी है। बड़े आसान और बड़े सादे से और सिंपल से तरीके से आपको इसकी वजाहत की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारे तमाम के तमाम वीडियोज़ को फॉलो भी किया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो उसको लाजमी तौर पर कर लें और हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाला जो नया लेक्चर है, चाहे वो कोई भी ट्रेड से तल्लुक़ रखता हो, चाहे वो मैट्रिक लेवल से है, चाहे वो साइंस FSC लेवल से है, चाहे वो DAE के हवाले से है, चाहे वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर की क्लासेस के हवाले से है, तो उसमें आपको लाजमी तौर पर नॉलेज मिलेगा और 1 बाय 1 क्लासेस भी आपको मिलेंगी और आपके नॉलेज में बहुत सारा इजाफा होगा। तो आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले चैप्टर को हम मुकम्मल कर चुके हैं। 1 बाय 1 इंशाल्लाह आपकी दूसरी जो किताब है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उसका भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।